दोस्तों, क्या आप खुद को ब्राह्मण या शूद्र ऐसा कह के पुकारना पसंद करते हो? क्या आपको लगता है कि आप जन्म से मरने तक किसी एक वर्ण या कास्ट के ही रहते हो हमेशा? क्या आपको लगता है कि आपके सरनेम या आपके वंश के हिस्ट्री के वजह से आप परमानेंटली शूद्र या परमानेंटली ब्राह्मण हो सकते हो? अगर हाँ, तो आप सच्चे वर्ण व्यवस्था को जानते ही नहीं हो और आप हमारे भारत के सबसे घिनौने और फेक रूढ़िवादी सिस्टम के शिकार हो चुके हो। जी हाँ, क्योंकि असलियत कुछ और ही है। चलिए वीडियो में आगे समझते हैं कैसे। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम आज चलेंगे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। तो जैसे कि हमने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि वर्ण व्यवस्था, जिसे हम हिंदू कास्ट सिस्टम आज के डेट में कहते हैं, ये आज भी बहुत ही घिनौने रूप में सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। और ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग वर्ण कास्ट का एक परमानेंट टैग यानी एक परमानेंट ठप्पा लगा देते हैं हर इंसान पे उसके जन्म से ही। हम कभी हमारे ग्रंथों में जाकर समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि वर्ण का कॉन्सेप्ट ये दरअसल है क्या। या तो हम किसी फेक मैनिपुलेटेड ग्रंथों के बारे में सुनकर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं या फेक नैरेटिव्स में सुनी सुनाई बातों को फॉलो करते हैं। वर्ण व्यवस्था ये दरअसल एक व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब अरेंजमेंट होता है। वर्ण ये दो तरीकों से डिफाइन होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक ग्रुप लेवल पर। पहले ग्रुप लेवल की बात कर लेते हैं। ग्रुप लेवल पर ये यूनिवर्सली लागू होता है किसी भी इंसानों के समूह पर यानी ग्रुप पर जिनका कोई कॉमन गोल या टास्क होता है, जैसे सोसाइटी, किसी देश की आर्मी, कोई कंपनी या कोई फैमिली जिनका कोई लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य या गोल को पाने के लिए ग्रुप के लोगों को 4 कैटेगरीज में ऑपरेट करना पड़ता है। ये चारों कैटेगरीज यूनिवर्सल है। इन चारों कैटेगरीज में जब वो ग्रुप ऑपरेट करते हैं एकजुट होकर, तो ही उनको सक्सेस प्राप्त होता है। जैसे प्रोटेक्टर्स जो रक्षा करे, जिसे नाम दिया गया क्षत्रिय। जेनरेटर्स यानी जो अर्थ यानी धन दौलत उत्पन्न करे, जिनको नाम दिया गया वैश्य। थिंकर्स यानी जो ज्ञान प्राप्त करे और लोगों में ज्ञान बांटे यानी ब्राह्मण। और एग्जीक्यूटर्स जो कोई भी टास्क को मेहनत से और सही तरीके से पूरा करे, और इन्हें नाम दिया गया शूद्र। और इंडिविजुअल लेवल पर ये डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर एक इंसान अपने गुणों के आधार पर खुद को पर्सनल लेवल पर किसी एक या अनेक लेवल का समझ सकता है। 3 गुण होते हैं हमारे अंदर यानी रजस, तमस और सात्विक गुण, और इनके मिक्सचर के हिसाब से एक इंडिविजुअल पर्सनली डिसाइड कर सकता है कि वो पर्टिकुलर किस ग्रुप या किस अरेंजमेंट या किस वर्ण में फिट बैठ सकता है। इसके बारे में हमने हमारे एक वायरल हुए वीडियो में इसके पहले चर्चा की थी। आज जो भी हम समाज में हम वाद विवाद देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि हम आज टोटली कंफ्यूज्ड है वर्ण इस कंसेप्ट को लेकर के। हम ये समझते ही नहीं है कि हमारा सरनेम भले ही जो भी हो, हम इंडिविजुअली अगर ज्ञानी और बुद्धिमान नहीं है तो हमें खुद को ब्राह्मण कहलाने का कोई हक नहीं है। और अगर हम बुद्धिमान, होशियार और संस्कारी है तो हमें खुद को शूद्र नहीं कहना चाहिए। और हम ये भी समझने में असमर्थ है कि भले ही इंडिविजुअल लेवल पर हम खुद को जो भी समझे, सामाजिक लेवल पर हर ग्रुप में हम अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। जैसे कहीं हम शूद्र है तो कहीं हम ब्राह्मण का रोल प्ले करते हैं तो कहीं क्षत्रिय का। और ये 4 कैटेगरीज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हम आपस में डिवाइड हो करके एक साथ मिलकर काम करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। किसी भी इंसान पर शूद्र या ब्राह्मण ऐसा परमानेंट टैग लगा देना ये बेवकूफ़ी है। हर इंसान का वर्ण लगातार बदलते रहता है। जी हाँ, हमेशा उसके गुणों के हिसाब से उसका इंडिविजुअल लेवल का वर्ण कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है और ग्रुप लेवल पर जगह और सिचुएशन के अनुसार उसका वर्ण बदलते रहता है। तो हम परमानेंट ठप्पा क्यों लगाए? कोई सेंस ही नहीं बनता है इस बात का। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अर्नव अपने कंपनी में टीम मेंटर का काम करता है
मतलब वो अपने टीम को कंसल्टेशन देता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालकर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बिजनेस के प्रोसेसेस को अच्छे से समझता है। तो टेक्निकली वो उस ग्रुप के लिए एक ब्राह्मण का रोल प्ले कर रहा है। पर अगर हम इंडिया एज अ कंट्री की बात करें तो प्रोटेक्टर्स यानी क्षत्रिय का रोल प्ले करते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारी नेवी। थिंकर्स का रोल प्ले करते हैं हमारा गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन। जनरेटर्स का रोल प्ले करते हैं वैश्यस यानी बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। और एग्जीक्यूटर्स का रोल प्ले करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स और एम्प्लॉइज। तो अर्नव जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एक साधारण एम्प्लॉय है, तो उसका रोल कंट्री के हिसाब से शूद्र का होता है। और तीसरी ओर देखा जाए तो अर्नव की पर्सनल लाइफ देखे तो वो अनमैरिड है अभी भी, और उसकी फैमिली में उसके बड़े भाई ही उसके सारे डिसीजंस लेते हैं, और उसकी फैमिली में वो ज्यादातर एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है। तो फैमिली के लिए कुछ भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो हमेशा हाजिर है। तो टेक्निकली वो अपनी फैमिली में क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहा है। तो अर्नव एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर वर्ण का है, तो दूसरे ग्रुप में दूसरे पर्टिकुलर वर्ण का है। तो इससे ये समझ में आता है कि वर्ण व्यवस्था एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई टैग है जो किसी पर परमानेंटली लगाया जाए। यही बात महाभारत के शांति पर्व में भी लिखा हुआ मिलता है। और वॉशिंगटन यूएसए के हिस्ट्री और ह्यूमन साइंस के प्रोफेसर हिल्टे बीटल भी कहते हैं कि वर्ण ये पारंपरिक या जन्म पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ कैटेगरीज है। अगर विदेशी विशेषज्ञ भी ये बात मानते हैं, तो आज हम इंडियंस हमारे सर पर ये वर्ण कास्ट का टैग लगाए हुए क्यों घूमते हैं? क्यों हम इस सिस्टम को इतने गलत तरीके से आज फॉलो कर रहे हैं? वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और ऋग्वेद में वर्ण को रंग की तरह बताया गया है। गौर कीजिए, ये स्किन कलर की बात नहीं हो रही है, ये इंसान के भीतर के रंगों की बात हो रही है, जिसे हम क्वालिटी या स्किल्स कह सकते हैं। बट वेदों में कहीं पर भी लोगों में भेदभाव करने की बात हमें नहीं मिलती है। जोएल ब्रेरेंटन, जो संस्कृत और रिलीजन्स के जाने माने विशेषज्ञ रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ऋग्वेद में कोई ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं जिससे ये कहा जा सके कि सोसाइटी में विभाजन या कोई कास्ट सिस्टम जैसी चीज वैदिक काल में थी। हम बस एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समाज में इस विषय को लेकर अनबन किस काल से शुरू हुई होगी। हम कह सकते हैं कि जब वैदिक एज खत्म होने लगा और पोस्ट वैदिक एज में जो जो परिवर्तन आए, उस दौरान समाज में धीरे धीरे ये शुरू हुआ होगा। जैसे यज्ञ परंपरा से लोग मंदिर वाले परंपरा में आने लग गए, गुरु शिष्य परंपरा से लोग बुक्स लिखने लग गए, और जो सोसाइटी नॉलेज और वैल्यू ओरिएंटेड थी वो थोड़ी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई, और धन दौलत और संपत्ति इकट्ठा करने पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। धीरे धीरे राजा महाराजाओं के सरहदें बड़ी होने लग गई और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए, और बहुत सारी ऑक्यूपेशन समाज में बढ़ने लग गए। ग्रेजुअली धीरे धीरे इन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स किंगडम्स एक के बाद एक जब बदलते गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए लोगों के ऑक्यूपेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। यही वो समय हुआ होगा कि लोगों ने शायद ऑक्यूपेशन के बेसिस पे एक दूसरे के सरनेम से एक दूसरे को बुलाने लग गए होंगे। फिर कुछ कुछ काम पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसफर होते गए, और जो लोग एक ही प्रकार के काम सालों से करते आए उनके सरनेम्स बनने लगे। जैसे जो जमीन के व्यापारी थे वो चौधरी बुलाए जाने लग गए, जो फूलों के व्यापारी थे उन्हें माली कहा जाने लग गया। इसी प्रकार सरनेम्स हेरिडेटरी होते गए होंगे, जो सरनेम आज तक कंटिन्यू होते आए हैं। आज का देश काल पूरी तरीके से बदल चुका है। आज देश में कई तरह के अलग अलग जॉब्स हम लोग स्विच करते हैं, और जिस तरीके की परंपरा पहले चलती थी कि जो पिताजी करते थे वही बेटा करेगा, उस तरीके का समाज आज नहीं रहा है। हम भारतीयों ने ही एक दूसरे पर प्राचीन काल में इतना ज्यादा भेदभाव किया है कि हम लोगों में कभी यूनिटी रहा ही नहीं है ठीक से। इसी बात का ब्रिटिशर्स ने भी बहुत अपॉर्चुनिटी देखकर खूब फायदा उठाया, और ब्रिटिशर्स के वजह से जो कास्ट सिस्टम बहुत कम मात्रा में थी वो बहुत ही बड़े मात्रा में फैलाई गई, और ब्रिटिशर्स के फैलाए हुए माया जाल और उस समय के पॉलिटिक्स के कारण इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि सोसाइटी में हम ही लोगों ने कितना ज्यादा भेदभाव किया आपस में। चलो ये तो हो गए ब्रिटिश काल की बात, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी चर्चा की थी। लेकिन आज के दौर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं?
आज भी दोस्तों हम भेदभाव ही कर रहे हैं, और ये किसी धर्म में लिखे हुए लाइनों के वजह से हम नहीं कर रहे हैं। हम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम इसीलिए ये करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट ही वैसा हो चुका है, क्योंकि हम खुद को दूसरों से सुपीरियर खुद को दिखाना बहुत पसंद करते हैं। ये कहे तो गलत नहीं होगा कि हम आज इंसानियत ही भूला चुके हैं और खुद को आइडेंटिटी देने के चक्कर में खुद को सुपीरियर दिखाने और हमेशा खुद को जीवन में पीड़ित बताना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य रह चुका है। और ये सब चीजें करना, ये सब पॉलिटिक्स करना बहुत सहज है, पर इस दलदल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि एक जीवन जो मिला है हमें, इसे अगर हम इसी कड़वाहट में अगर हमेशा गुजार देंगे कि दूसरों को कैसे हम नीचे दिखाए या दूसरों को कैसे हम लोग अपमानित करें, तो ये जीवन जीने का उपयोग ही क्या। इस विषय में बहुत गंभीर तरीके से सोचने की हमें जरूरत है। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए वर्ण, जाति, सरनेम इत्यादि के ठप्पे खुद के माथे पर लेकर घूमना ज्यादा जरूरी है, या समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए कुछ अच्छा करना और समाज में सुधार लाना ये आपके लिए जरूरी है। स्वर्ग नरक असल में होते होंगे या नहीं पता नहीं, पर अगर समय रहते आपने अपनी सोच नहीं बदली और इसी तरीके से समाज में अगर भेदभाव बढ़ता रहा, तो दोस्तों हमारा ये समाज नरक बनने से ज्यादा दूर कहीं नहीं है। आप अपनी सोच बदलोगे तो ही भारत बदल सकेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।